हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू फार्मजन स्पेक्ट्रा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पार्ट 5 में बोला था कि हम लोग एक माइंड मैप के तौर पे या एक जिस्ट हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर का, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने सारे लेक्चर्स देखे हैं उसके बाद आप इसे देखते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा पूरे चैप्टर को रिटेन करना। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके बताती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए। यस, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का नाम है। सबसे जो पहला चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द नेशन स्टेट, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेशन स्टेट का जो आइडिया था उसको हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें आप जानते हैं कि उसमें किसकी मैंने आपको बात बताई थी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की जो एमर्जेंस थी फ्रांस में वो हुई, नेशनल असेंबली आपकी उसमें बनी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स आया है ना, वेट्स और मेजर का यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर आए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच लैंग्वेज को एक कॉमन लैंग्वेज मान लिया गया था। ठीक है, फिर उसी बीच यहाँ पे नेपोलियन के बारे में भी था, कैसे नेपोलियन बोनापार्टे आपके आए, उन्होंने सिविल कोड या फिर नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 दिया आपको, और उस कोड के हिसाब से सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं। हाई क्लास की जितनी भी प्रिविलेजेस है उसको हटा दिया गया। फ्यूडल सिस्टम, सेल्फडॉम, इन सबको ख़त्म करके पेजेंट्स को फ्री कर दिया गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव करा, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करा, और जो लोग थे उनको क्या था, लोग जो थे अब वो लिबर्टी के लिए और उठ के आने लगे कि लिबरल उनके अंदर फीलिंग्स आने लगी। ठीक है, यहाँ तक आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके आइडिया की बात हुई। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ अबाउट द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, यानी जो नेशनलिज्म बन रहा था, ठीक है, उसके बारे में तो अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं। एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, यानी कि आपका क्या हुआ, जो एरिस्टोक्रेसी है मैंने आपको इसमें बताया था, वो जो टॉप नॉच लोग होते हैं, जो कुछ ही होते हैं अमाउंट में, बहुत कम होते हैं वो नंबर में, लेकिन वो आपके वो लोग थे जो कि बहुत बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे। ठीक है, एंड वो लोग क्या करते थे, वो अपने वर्किंग क्लास जो नीचे जो पेजेंट्री है जो कि हायर इन नंबर है, उनसे अपने अपने लैंड्स पे ऐसे काम करवाते थे। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था उसमें कि ये लोग कम होते थे और ये आपस में ही लिंक्ड रहते थे, आपस में ही शादियाँ वादियाँ करा के ऐसे अपना लिंक बनाए रखते थे। ठीक है, फिर लिबरल नेशनलिज्म में मैंने बताया था आप लोगों को कि कैसे धीरे धीरे लोगों ने फ्रीडम डिमांड करना शुरू कर दिया। लोगों ने मांगा कि जो स्टेट में टैक्स की इम्पोजिशन है वो हटा दी जाए, उनको फ्री कर दिया जाए टैक्सेस से, और जो नंबर ऑफ़ करेंसीज़ हैं, कितनी सारी करेंसीज़ थी, 30 करेंसीज़ थी, उनको रिड्यूस करके 2 में चेंज कर दिया गया। ठीक है, फिर न्यू कंजर्वेटिज़म की मैं बात करूं तो जैसे कि कंजर्वेटिज़म के केस में क्या हुआ था कि जो नेपोलियन ने चेंजेस लाया था उसको हटाने की बात हुई। ठीक है, वापस से जैसा नेपोलियन के पहले था वापस वैसे ही जाना, राइट। तो जो बर्बन डायनेसिटी ओवरथ्रो कर दी थी, हटा दी गई थी आपके नेपोलियन के द्वारा, उसको वापस से रिस्टोर कर दिया पावर्स में। और आपका ट्रीटी ऑफ वियना जो है, वियना आपकी 1815 जो थी वो यहीं 1815 में साइन हुई थी बाय द यूरोपियन पावर्स। फिर रेवोल्यूशनरीज, इसमें एक लिखा है वर्ड, रेवोल्यूशनरीज की बात करती हूँ तो रेवोल्यूशनरीज में आपको एक नाम आना चाहिए, गुजिपी मजीनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुजिपी मजीनी एक आपके रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने काफ़ी सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ फाइंड करी। टू नेम अ फ्यू, यंग इटली इन मार्सिलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न। ठीक है, वो इन्होंने ही फाइंड करी थी। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आता है आप लोगों को? ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। ठीक है, तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी ना फ्रांस में इन 1830 अंडर लुइस फिलिप आपको पता है, जुलाई रेवोल्यूशन की बात की थी मैंने। ठीक है, चलिए इस पे हम थोड़ी देर में आते हैं। फिर उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में बताया था, ठीक है, कि कैसे कंजर्वेटिव डोमिनेंस का एंड हुआ, फिर से लिबरल नेशनलिज्म उठ के आने लगी। इसी बीच में मैंने आपको ग्रीस के बारे में भी बताया था कि कैसे नेशनलिज्म इन ग्रीस का राइज़ हुआ, और जिसकी वजह से 1821 में एक रेवोल्यूशन जो था वो आ गया। ठीक है, और फिर ट्रीटी साइन करी ग्रीस ने भी, ओके, जिसको क्या बोलते हैं हम, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। सो इस ट्रीटी के अनुसार 1832 में ये साइन हुआ और इसके अनुसार ग्रीस को अपनी इंडिपेंडेंस मिल गई थी। ठीक है, फिर हमने वर्ड यूज़ किया था रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म आपका क्या होता है?
उसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा आपका रोमांटिसिज्म। सो इसमें जो आर्टिस्ट थे, ठीक है, उनका क्या एम्फेसाइज था कि कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, इस पे एम्फसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि जो साइंस और आपके ये रीजनिंग है ना, इस पे इम्पोर्टेंस मत दो, इम्पोर्टेंस दो ऑन द कल्चर। ओके, तो जो मेजर मूवमेंट्स थे जो जर्मनी में हुए, अंडर हुम, अंडर दैट द जोहान गॉटफ्रिड हर्डर, इनके अंडर हुए थे, जिन्होंने आइडियाज़ दिया था दास वोक, मतलब बेसिकली हमारा नेशन, हमारे लोग, आर कल्चर, आर कंट्री, ये सब जो हुआ था इस पीरियड में, ठीक है। सिमिलरली पोइट्री, कल्चर, इन सब को बहुत महत्व इनको बताया गया था। और जैसे मैंने आपको बताया था पोलैंड का केस, कि पोलैंड नेशनलिस्ट ने क्या कहा कि हम अपनी नेशनलिस्ट की जो फीलिंग है उसको हम कैसे ज़िंदा रखेंगे, अपनी पोइट्री और अपने फोक डांसेस एंड फोक टेल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका रोमांटिसिज्म के अंदर हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। हंगर एंड हार्डशिप में हमने डिस्कस किया था कि कैसे यूरोप में 1830s के दौर में बहुत सारे इकोनॉमिक हार्डशिप्स लोगों ने देखे। क्यों? क्योंकि मशीन मेड गुड्स आ गए थे, है ना। अब मशीन मेड गुड्स आ गए हैं तो जो आपका हैंडमेड गुड्स हैं उनको प्राइसेस के चलते बहुत ज़्यादा उनका पैसा ज़्यादा होता है हैंडमेड का, और मशीन से बनी चीज़ों का कम होता है, इसीलिए उनको काफ़ी दिक्कतें देखनी पड़ रही थी। सिमिलरली आपका एक और मैंने आपको बताया था अबाउट अ केस ऑफ अ विलेज, है ना। किसी को याद आ रहा है? वो एक हमने वर्ड यूज़ किया था आपका सेलिसिया, सेलिसिया विलेज हमने यूज़ किया था। इसमें क्या हुआ था, इसमें कॉन्ट्रैक्टर की अगेंस्ट वीवर्स ने रिवोल्ट कर दिया था 1845 में। यहाँ पे क्या किया था इन्होंने, रेवोल्यूशन कह लो या एक लड़ाई कह लो, लड़ दी थी। किसके खिलाफ? कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, जो उनको पैसे नहीं दे रहा था और उनसे काम करवा रहा था अपना, ठीक है। तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो थोड़ा बहुत तो वेरी गुड, अगर नहीं कर पा रहे हो नो प्रॉब्लम, गो बैक टू द लेक्चर और आप उसको सुनो फिर से, और आप फिर रिलेट कर पाओगे। तो ये था हंगर हार्डशिप के बारे में। उसके बाद में हम आते हैं 1848 रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स के केस में। तो आपके फरवरी 1848 में क्या हुआ था फ्रांस में, जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे जिनमें मिडिल क्लास लोग आ रहे थे आपके, है ना, जो एजुकेटेड प्रोफेशनल्स होते हैं, उन्होंने क्या किया, एक नेशनल जर्मन नेशनल असेंबली सेटअप करी, ठीक है। अब ये जर्मन नेशनल असेंबली में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। इन्होंने डिसाइड किया कि क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलाएंगे, ठीक है। तो फिर किंग फ्रेडरिक विल्म जो आपके थे, विलहेल्म फोर, किंग फ्रेडरिक विलहेल्म फोर कहाँ के थे? ये प्रशिया के थे। इनको जब जाके उन लोगों ने बताया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और जाके किन से मिल गए, बाकी एरिस्टोक्रेट्स और बाकी जो मोनार्क्स थे उनके साथ जाके मिल गए और कहा नहीं, मुझे ये नहीं जम रहा है, मेरे को ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो लोअर आपके पेजेंट्स थे उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट में इतना साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से ये जो पूरा आपका लिबरल मूवमेंट चला था 1848 में वो वापस से बैठ गया, मतलब वो इतना ज़्यादा हाइप नहीं हो पाया, ठीक है। फिर हमने बात की थी दूसरे लेक्चर में द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली के बारे में, है ना। इटली और जर्मनी के केस के बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे, जर्मनी की यूनिफिकेशन, इटली यूनिफिकेशन एंड स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के बारे में। तो रिवाइज करते हैं एक एक करके। जर्मनी में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी फ्रैंकफर्ट में 1848 में जो लोगों ने सोची थी, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, वो चीज़ क्या हो गई, वो तो फेल हो गई, वो तो नहीं हो पाई, ठीक है। तो उसको सप्रेस कर दिया गया। और जो प्रशियन चीफ मिनिस्टर थे, नाम अगर आपको याद है वेरी गुड, इफ़ नॉट इट वाज ओटो वन बिस्मार्क। इन्होंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि जब लोगों ने कहा ना आपके ये जो लिबरलिस्ट थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, उनका नहीं हो पाया जब उनसे, तो उन्होंने जाके हेल्प मांगी आपके जंकर्स से, लार्ज लैंड ओनर्स बताया था उसमें, उनसे उन्होंने हेल्प मांगी। तो ठीक है, फिर प्रशियन चीफ मिनिस्टर ने कहा हम ठीक है तुम्हारी हेल्प करेंगे जर्मनी को यूनाइट करने में, ठीक है। तो उन्होंने किसकी हेल्प ली? प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ली, और 7 साल में 3 वॉर्स लड़े, और ये 3 वॉर्स लड़े थे फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के खिलाफ, ठीक है। और फाइनली इन लड़ाइयों को लड़के सारी प्लॉटिंग प्लानिंग करके आपके अंडर दिस चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क ये लोग जीते और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। और किसको किंग बनाया गया? केसर विलियम वन को किंग ऑफ जर्मनी डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इटली के यूनिफिकेशन की। तो इटली के जो यूनिफिकेशन का आइडिया था वो सबसे पहले किसने दिया था? गुजिपी मजीनी ने,
इन जब उन्होंने आपका सीक्रेट सोसाइटीज़ वगैरह फॉर्म की थी ना, यंग इटली वगैरह, ठीक है। लेकिन जो ये पूरा आपका यूनिफिकेशन था, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से उस लेक्चर में बताया है कि कैसे हमारा इटली डिवाइडेड था, ठीक है। नॉर्थ में, सेंटर में और आपका साउथ में अलग अलग लोग उसको रूल कर रहे थे। और एक एरिया था जहाँ पे इटली प्रिंसली रूलर्स का इटालियन प्रिंसली रूलर्स का वो था, जो कि आपका सार्डिनिया पेडमोंट था, ठीक है। तो इसने बताया था कि कैसे अंडर द किंग ऑफ सार्डिनिया, सार्डिनिया के जो किंग थे विक्टर इनाम्यूल टू, इनके अंडर, और इनका जो आपका चीफ मिनिस्टर था सार्डिनिया का काउंट कैवर, इनके अंडर कैसे यूनिफिकेशन का प्रोसेस चला, कैसे इन्होंने जो ऊपर नॉर्दर्न एरिया था ना आपका इटली का, वो किसके अंडर था, ऑस्ट्रियन, आपके ऑस्ट्रियन हंगेरी रीजन लोगों के अंडर था। तो उनसे कैसे इन्होंने डिफीट करा उनको और कैसे उनको वहाँ से हटाया। फिर जो आपका एक्सक्यूज़ मी, फिर कैसे आपके एक और नाम है गुजिपी गैरिबाल्डी, उन्होंने कैसे वेस्टर्न पार्ट में अटैक करके आपका, जो आप ध्यान दोगे ना तो जो सर्दर्न एरिया था इटली का, सर्दर्न पोर्शन था, उसमें आपके कौन रहते हैं, बर्बन डायनेसिटी ऑफ स्पेन थे। तो कैसे उनको हटाया वहाँ से गुजिपी गैरिबाल्डी ने, और किसका साथ लिया इन्होंने, पेजेंट्स का इन्होंने, क्योंकि पेजेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में, तो इन्होंने उनका सपोर्ट लिया। और फाइनली प्रोसेस को कंप्लीट किया गया इन द ईयर 1861 एंड किसको क्राउन किया गया एज द किंग ऑफ इटली, विक्टर इनाम्यूल टू को, ठीक है। दिस वाज अबाउट इटली। अब हम स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन की बात करें, तो जो ब्रिटेन की यूनिफिकेशन है वो एक दिन में नहीं हुई, उसमें काफ़ी टाइम लगा है, क्योंकि यहाँ पे भी अलग अलग लोग थे। देखिए इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश, आयरिश, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे भी। लेकिन इतने लोगों के होने के बावजूद भी डिसीजन किसने लिया था फॉर यूनिफिकेशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ठीक है। तो पहले क्या किया, पहले इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को कंट्रोल में लाया 1707 में, ठीक है। फिर इन्होंने धीरे धीरे आयरलैंड को कैप्चर किया इन दी ईयर 1801 में, ठीक है। तो ना चाहते हुए भी आयरलैंड और स्कॉटलैंड दोनों को इनके रूल के अंडर आना पड़ा। और इनके सिंबल्स क्या थे, जो न्यू ब्रिटेन बना था, हमारा बना ना न्यू ब्रिटेन बना, उसके सिंबल्स थे ब्रिटिश फ्लैग, जिसको हम यूनियन जैक बोलते हैं, नेशनल एंथम विच वाज गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इनकी इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये तीनों चीज़ें आपकी सिंबल्स थी जो कि न्यू ब्रिटेन बना है उसकी, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस दिस एग्जाम्पल नाउ विच इज़ योर विजुअलाइजिंग द नेशन। ये तो मेरे 5th लेक्चर में अभी बहुत रिसेंटली मैंने बताया है। तो इसमें किसका कॉन्सेप्ट है, एलिगेरी का। एलिगेरी मतलब जब हम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी या एनवी या किसी भी ऐसे आइडिया को हम किसी पर्सन या किसी थिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको 2 केसेस बताए गए हैं, एक फ्रांस का जिसमें मैरियाना नाम की एक लेडी को एज अ यूज़ किया एज अ सिंबल, ठीक है। मतलब ये कोई रियल लेडी नहीं है, इनको एज अ सिम्बलाइज किया है इन्होंने फॉर किसका सिंबल, सिंबल ऑफ लिबर्टी, सिंबल ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है। वैसे ही जर्मन में किसको यूज़ किया है, जर्मेनिया। अब ये जर्मेनिया जो आपका लेडी जो फिगर, फीमेल फिगर ली है, वो क्या है, उनकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, उन्होंने क्राउन पहना है, ठीक है, एक ताज पहना है जिसमें ओक लीव्स है, ओक आपको पता होगा। और जो जर्मन ओक है उसी का क्यों क्राउन उनको पहनाया ओक लीव्स का, क्योंकि ओक लीव्स रिप्रेजेंट करती हैं आपके हीरोइज्म, हीरोइज्म यानी कि ब्रेवरी, ठीक है। तो ये आपका विजुअलाइजिंग द नेशन में है कि कैसे आपके फ्रांस में मैरियाना के स्टेचूज़ को खड़ा किया गया है, ठीक है, एकदम आपके स्क्वायर, पब्लिक स्क्वायर्स में, ताकि सब लोग उसको देखें तो उनको याद आए, यू नो, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सब कॉन्सेप्ट्स उनके दिमागों में रजिस्टर हों। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए नेशनलिज्म होता है अपने देश के प्रति एक भावना, एक प्रेम की भावना, एक रिस्पेक्ट, यूनिटी एंड यू नो मतलब लाइक माय नेशन इज़ द ऑन द टॉप, मतलब कुछ अपनी अपनी वाली जो फीलिंग होती है। जबकि इम्पीरियलिज्म होता है जब आप किसी और की चीज़ को या किसी और के उसको अपने अंडर इनकलकेट करना चाहो और दूसरे को उतना ज़्यादा वो ना समझो,
ठीक है। तो कैसे नेशनलिज्म जो था वो इम्पीरियलिज्म में शिफ्ट हुआ, इसकी बात है, जिसमें बल्कान्स का एक बात आएगी। तो मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको बताया है कि बल्कान जो है वो एक ऐसा रीजन था जिसमें बहुत ही वैरायटी थी, जोग्राफिकल वेरिएशंस थी, एथनिक वेरिएशंस थी, अलग अलग लोग रहते थे। और कैसे आज के दिन में आप देखेंगे कि बल्कान के रीजन कितनी अलग अलग कंट्रीज़ को कंप्राइज कर रहा है, ठीक है। तो फिर इसके अंदर हम देख रहे थे कि उनकी अलग अलग एथनिक कॉम्पोजिशन होने की वजह से हुआ क्या। पहली बात तो इनको ओटोमन एम्पायर रूल कर रही थी, ठीक है, ओटोमन एम्पायर। लेकिन जब ओटोमन एम्पायर वीक हुई तो फिर क्या हुआ, जो सारी कंट्रीज इसके पार्ट थी उन्होंने सबने क्या बोला, हमको तो भाई अपना अपना जो रीजन है, जो हमारी अपनी टेरिटरी है वो चाहिए, हमको दो और हमको फ्री करो, ठीक है। लेकिन अब सब अगर ज़्यादा मांगेंगे, देखो अगर एक हमारे पास सपोज करो एक रोटी है, ठीक है, और 4 लोग हैं, हम बहुत तरीके से एक सर्कल को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, है ना। लेकिन अगर अब सब बोले मुझे सबसे बड़ा देना भाई, तो अब आप ऐसी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, राइट। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सब चाह रहे थे कि मैं दूसरे का भी हिस्सा जो है वो हड़प लूँ और मुझे मेरे को ज़्यादा टेरिटरी मिल जाए। तो जो सुपर पावर्स थी आपकी वो आती हैं प्ले में, यानी कि उनका रोल हम देखते हैं सुपर पावर्स का, कि कैसे वो रोल में आई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत स्मार्टली इनको बेवकूफ़ बनाना चाहा कि हम क्या करेंगे, इनके केस में घुसेंगे, इनको हेल्प करने के नाम पे, और फिर हम इम्पेरियलिज्म, नेशनलिज्म हटा के इम्पेरियलिज्म जो है वो इस्टेब्लिश कर देंगे। और उनके आने की वजह से क्या हुआ, जो लड़ाइयाँ थी वो और बढ़ गई, रादर देन गेटिंग लोअर, द अमाउंट ऑफ फाइट्स, द अमाउंट ऑफ वॉर्स, ये सब बढ़ गया। और ये बढ़ा तो क्या हुआ उससे, इट फाइनली लेड टू अ वॉर, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो हो गई, उसमें ये फाइनली जाके उसका रूप ले लिया। तो अगर आपसे पूछें कि जस्टिफाई वॉज बल्कान अ रीजन, बल्कान वॉज द रीज़न फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या फिर हाउ इज़ बल्कान्स रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसमें आपको ये बल्कान्स का पूरा केस बताना पड़ेगा। और जो हमारी सुपर पावर मैंने अभी कही उनमें क्या आएंगे, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रो हंगरी रीजन, ठीक है, ये समझ में आया। और इम्पेरियलिज्म की अगर आपसे कोई बात करता है तो वो क्या होता है, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग द रूल, यानी ये वो पॉलिसी है जिसमें जो रूल या अथॉरिटी है एक एम्पायर की या एक नेशन की, वो फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर एक्सटेंड होती है, ठीक है। यानी आप एक जगह पे हो, अगर आप दूसरी कंट्रीज़ पे अपना अथॉरिटी या रूल को एक्सटेंड करना चाहो तो उस पॉलिसी को हम इम्पेरियलिज्म कहते हैं, राइट। सो इन शॉर्ट, जितना मैं शॉर्ट में समझा सकती थी ये सबसे शॉर्ट में है। और ये पूरा माइंड मैप अगर आप याद रख लेते हो तो आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ईजिली याद हो जाएगा। इसमें जो नाम याद रखने वाले हैं वो ओटो वॉन बिस्मार्क कौन थे, देन आपके गुजिपी मजीनी, गुजिपी गैरीबाल्डी, विक्टर इमानुएल, देन आपके काउंट कैवर कौन थे, ठीक है, देन कौन किसको यूनिफाइड इटली और यूनिफाइड जर्मनी का किंग घोषित किया गया, ठीक है। उसके बाद कब कौन सी चीज़ किस ईयर में हुई, बल्कान्स रीजन क्या है, और नेपोलियनिक कोड क्या है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। एंड टू लाइक अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊं तो जैसे कि मैंने अभी कुछ बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप अच्छे से पढ़ लें। उसके सिवा फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन एम क्या था और होने के बाद क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद पूरा प्रोसेस, ये तो जो पार्ट है ना आपका मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ये तो एज इट इज़ लॉन्ग क्वेश्चंस का लाइक किंग है, ठीक है। जिससे आपसे पूछ लेगा कि ब्रीफली आप बताइए द प्रोसेस ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन, और ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इटलीज यूनिफिकेशन। अदर देन दैट आपसे पूछ सकते हैं कि बल्कान एरिया में कॉन्फ्लिक्ट्स होने के क्या रीजंस थे, क्या मेन रीज़न आपको लगता है कि थे, ठीक है। इम्पेरियलिज्म क्या होता है वो बताएं आप लोग। एलिगेरी का क्या कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में उसको डिफाइन करें, ठीक है। फिर गुजिपी मजीनी, काउंट कैवर, इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखें कि ये कौन थे और इनका क्या रोल क्या था, क्या रोल इन्होंने प्ले किया इन दी लाइक योर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बन सकते हैं। इनके अपार्ट भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ऑब्वियसली देयर कुड बी अ लॉट ऑफ मोर क्वेश्चंस, लेकिन ये मैंने आपको एक जिस्ट दिया है इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको हेल्प करेगा फॉर योर एग्जामिनेशन। इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ओके। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग।